हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। ये हमारी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 3 है। आईपीआर की वीडियो सीरीज़ में पार्ट 2 में जो हमने डिस्कशन किया था दैट वाज अबाउट इंटरनेशनल ट्रेटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस विच आर रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो वीडियो थोड़ा शॉर्ट आया था बिकॉज उसमें लेटर हाफ में वॉइस रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हुई थी, इसलिए उसको कट शॉर्ट करना पड़ा था। तो आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और एक एनजीओ इनसीड के द्वारा। इंडिया का रैंक 2015 में 81 था और 2020 में यही रैंक इम्प्रूव होकर 48 पे आ गया। तो ये रैंक इम्प्रूवमेंट के बहुत सारे रीजंस है। इससे पहले जब हमारा रैंक 81 था 2015 में, उससे पहले इट यूज टू टेक ऑन एन एवरेज 5 से 7 साल फॉर ए पेटेंट टू बी इशूड इन इंडिया। कितना टाइम लगता था एक पेटेंट इशू होने के लिए? इंडिया में 5 से 7 साल लगते थे 2016 से पहले। बट 2016 में इंडिया ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, इंडियन गवर्नमेंट ने। द पॉलिसी वाज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी 2016, and ये policy set a target of bringing this span of 5 to 7 years to 18 months. ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न माना जाता है हमारे इस रैंक इम्प्रूवमेंट का, जो कि 2015 में 81 था और 2020 में 48 है। So this was important for you people to know because World Intellectual Property Organization is an organization that is related to intellectual property rights. So ऑब्वियसली आपको पता है, इसके बारे में आपने अब जाना है क्या है ये। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट जेनरिक ड्रग्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो ये ब्रांडेड ड्रग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, जैसे एबट है, सिप्ला है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो ये ब्रांडेड ड्रग मैन्युफैक्चरर्स है, व्हेन दे आर लुकिंग फॉर मार्केट ऑथराइजेशन और व्हेन दे आर लुकिंग फॉर द लाइसेंस फ्रॉम द रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़, उनको सबमिट करनी होती है the information that is being generated during the process of clinical trials. तो clinical trials के द्वारा जो information generate हुई होती है ना about that particular drug, to prove the safety and efficacy of that drug for which they are looking for market authorization, उनको वो clinical trials की information को submit करना पड़ता है to the regulating authority। ठीक है, आपको ये बात तो पता चली कि कोई भी branded drug manufacturer को मार्केट ऑथराइजेशन के लिए या लाइसेंस के लिए, पर्टिकुलर ड्रग के लाइसेंस के लिए या उसके इंट्रोडक्शन के लिए, उनको हमेशा क्लिनिकल ट्रायल्स के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई होती है अबाउट दैट ड्रग, टू प्रूव द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ दैट ड्रग, वो उनको सबमिट करनी होती है टू द रेगुलेटिंग अथॉरिटी। अब वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी उस सारी इन्फॉर्मेशन को के थ्रू गो थ्रू करती है। उसके बाद उनको लाइसेंस मिलता है after they are sure enough that this drug is safe to be introduced for the common masses। ठीक है, मगर आपको पता होना चाहिए ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना, दे आर मोर एक्सपेंसिव और ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस होती है। जैसे आपको खुद भी पता है, जब कोविड पैंडेमिक आया था अभी, तो कोविड पैंडेमिक आने के बाद कम से कम 8 महीने लगे थे पूरे वर्ल्ड को वैक्सीनेशन या वैक्सीन्स बनाने के लिए। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इफ़ेक्टिव वैक्सीन बनाने के लिए बहुत टाइम लगा, जबकि हमारे वर्ल्ड के मैक्सिमम जो लैब्स थी, मैक्सिमम जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, दे वर वर्किंग ऑन इट डे इन एंड आउट। उसके बाद भी देयर इज़ बीन नो वैक्सीन जो 100% एफिशिएंट हो। बट अब वैक्सीन तो बना, बट इस वैक्सीन को बनाने के लिए या पर्टिकुलर ड्रग को बनाने के लिए हमेशा क्लिनिकल ट्रायल्स लिए जाते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स इस एक्सपेक्टेशन के साथ किए जाते हैं कि हमें ये डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उसके बाद ये डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अगर मिलें तो हम इस ड्रग को या इस वैक्सीन को बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल तो लिया एक मेडिसिन का, बट वो रिज़ल्ट जो हमारे डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स थे वो नहीं मिले। इस वजह से क्या होता है,
हमें फिर से जाना पड़ता है, फिर से वो प्रोसेस को नए से रिसर्च करना पड़ता है उस बात पे, उन क्लिनिकल ट्रायल्स को फिर से करना पड़ता है, और ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस बन जाती है। कौन सी प्रोसेस? यही द प्रोसेस ऑफ दीज क्लिनिकल ट्रायल्स। क्योंकि आपको पता, मैंने बता दिया, क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो एक एक्सपेंसिव और लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस होती है। अब ये जो मैंने आपको बताया, इस वजह से अगर कोई भी क्लिनिकल ट्रायल बीच में फेल हुआ या आपको वो डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले, तो इस वजह से आपको वापस से रिसर्च करना पड़ता है उसी सब्जेक्ट पे। तो इस वजह से आपका जो नेट कॉस्ट होता है उस रिसर्च पे वो बढ़ता जाता है। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल की इन्फॉर्मेशन होती है ना, जब कोई वैक्सीन बना, किसी कंपनी ने कोई वैक्सीन बनाया या कोई ड्रग बनाया, उस ड्रग के बनाने के लिए टू प्रूव द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ दैट ड्रग, उनके पास एक रिकॉर्ड होता है। उसी रिकॉर्ड को हम क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल का जो रिकॉर्ड है, दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर दैट कंपनी, फॉर दैट ब्रांडेड ड्रग मैन्युफैक्चरर, और फॉर दैट ड्रग मैन्युफैक्चरर और ए फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये क्लिनिकल ट्रायल की इन्फॉर्मेशन बहुत ही प्रेशियस होती है, और इसी प्रेशियस इन्फॉर्मेशन को सबमिट किया जाता है टू दिस रेगुलेटिंग अथॉरिटी फॉर गेटिंग मार्केट ऑथराइजेशन। तो ये एक हेक्टिक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ के पास रहती है। देखो, आपके यहाँ पे जितने भी ड्रग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं ना, अब मेडिकल स्टोर पे जाओ, इतने सारे ड्रग्स है, हर एक ड्रग की क्लिनिकल ट्रायल इन्फॉर्मेशन जो होती है, दैट इज़ ऑलवेज विद द रेगुलेटिंग अथॉरिटी। ऐसे ही नहीं कोई ड्रग को इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में। तो ये आपको समझ आ गई, ये आपने याद रख लिया। अब आपको पता चला कि ब्रांडेड ड्रग्स बनने के लिए जो फील्ड ट्रायल्स या क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसमें काफ़ी टाइम और पैसा खर्च होता है, और उस पैसा और टाइम खर्च होने की वजह से ब्रांडेड ड्रग्स हमेशा महंगे होते हैं। अब उन्हीं ब्रांडेड ड्रग्स का जो इनएक्सपेंसिव वर्जन बनता है, उसी को हम जेनरिक ड्रग्स बोलते हैं। अब ये जेनरिक ड्रग्स के केस में जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को फील्ड ट्रायल की इन्फॉर्मेशन नहीं सबमिट करनी पड़ती, बल्कि वो किसी ब्रांडेड ड्रग मैन्युफैक्चरर के क्लिनिकल ट्रायल की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उस ब्रांडेड ड्रग का जेनरिक वर्जन बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करते हैं फ्रॉम द रेगुलेटिंग अथॉरिटी। अब ऐसा क्यों है, कैसे है, वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये जेनरिक ड्रग्स होते हैं ना, यानी कि इनएक्सपेंसिव ड्रग्स और इनएक्सपेंसिव वर्जन ऑफ द ब्रांडेड ड्रग्स, ये जाने चाहिए बाय द नेम ऑफ द सॉल्ट। यानी कि अगर हम पर्टिकुलर कोई ड्रग लें, ब्रांडेड ड्रग, उसका नाम अगर उन्होंने ABC रखा, बट उसके अंदर कुछ और सॉल्ट है, बट उसका अगर उसी ABC का अगर जेनरिक ड्रग बनेगा, उस जेनरिक ड्रग का नाम ABC नहीं होगा। उस जेनरिक ड्रग का नाम होना चाहिए उसके सॉल्ट के नाम पे, जो उस ABC ड्रग के अंदर सॉल्ट यूज़ हुआ है, उसी सॉल्ट के नाम पे उसका नाम होना चाहिए। दे शुड नॉट यूज़ पर्टिकुलर नेम अकॉर्डिंग टू फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मगर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, अभी हमारे पास ये जेनरिक ड्रग्स जो है, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी है। यानी कि एक तो वो कॉपी कर रहे हैं किसी और ब्रांडेड मेडिसिन से अपना ये ड्रग, और उसके बाद जेनरिक ड्रग बनाने के बाद उन्होंने उसका अपना नाम डाल दिया, अपना ब्रांड बना लिया कि पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ जेनरिक मेडिसिन्स। बट आपको पता है, अकॉर्डिंग टू फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट शुड नॉट बी द केस। द जेनरिक मेडिसिन्स और जेनरिक ड्रग्स शुड बी डिफाइंड बाय द नेम ऑफ द सॉल्ट। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, एक जेनरिक ड्रग मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, कौन कौन सी? जेनरिक ड्रग हमेशा इट मस्ट बी इक्वली इफेक्टिव। इक्वली इफेक्टिव किसके इक्वली इफेक्टिव? जो इसका ब्रांडेड फॉर्म होगा उसके इक्वली इफेक्टिव इसका जेनरिक ड्रग भी होना चाहिए, तब जाके किसी भी जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर को उसका लाइसेंस मिल सकता है। दूसरी क्या कंडीशन? जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर को ये लाइसेंस तब मिलेगा जेनरिक ड्रग बनाने के लिए ऑफ ए ब्रांडेड ड्रग जो कि एक्सपेंसिव है, जबकि वो सेम सॉल्ट यूज़ करेगा जो उसके ब्रांडेड वर्जन में यूज़ किया गया है। पहली बात, पहले तो जो ये मेडिसिन बनाएंगे इट शुड बी इक्वली इफेक्टिव, और इट शुड यूज़ द सेम सॉल्ट जो ब्रांडेड कंपनी ने यूज़ किया था, जो इसके ब्रांडेड वर्जन में यूज़ हुआ था। एंड
इट कैन नॉट यूज़ द ब्रांड नेम। अब जिस ब्रांड के ड्रग को हमने कॉपी किया वो ब्रांड का नाम हम यूज़ नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, इट मस्ट फिज़िकली बी डिफरेंट। अगर पर्टिकुलर ब्रांड ने पर्टिकुलर डिज़ाइन दिया था किसी ड्रग का, अब ये जेनरिक मैन्युफैक्चरर जो है वो उस ड्रग का वो डिज़ाइन नहीं रख सकता। क्या क्या नहीं हो सकता, देखो क्या हो सकता है। पहले पहले तो ये इक्वली इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरा, ये वही सॉल्ट यूज़ करना चाहिए जो ब्रांडेड ड्रग कंपनी ने यूज़ किया। तीसरा, ये ब्रांडेड कंपनी का नाम यूज़ नहीं कर सकते। और चौथा, जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स जो ड्रग बनाएंगे उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा दैट मस्ट बी डिफरेंट दैन दैट ऑफ द ब्रांडेड वर्जन ऑफ दैट जेनरिक ड्रग। ठीक है। अब ये हमारे इंडिया में अंडर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जन औषधि स्टोर्स खोले गए टू हेल्प एक्सेस टू कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। जो हमारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होते हैं ना, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन क्यों, पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारी इंडिया में कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन की क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि आपको पता है हमारा इंडिया एक गरीब देश है। हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग जो बीमार हो जाते हैं उनकी जमा पूंजी उसी बीमारी के इलाज में ही खर्च हो जाती है। यहाँ तक कि लोग डेट में भी चले जाते हैं किसी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करते करते। इस वजह से जो एक्सपेंसिव मेडिसिन है उनका एक इनएक्सपेंसिव फॉर्म बनाया जाए हमारे इंडियन जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, ताकि ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो या कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑल्टरनेटिव अवेलेबल रहे हमारे इंडियंस के लिए, to increase the affordability of that particular drug. Now under प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जन औषधि स्टोर्स खोले गए ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ये जन औषधि स्टोर्स पे ये जेनरिक मेडिसिन्स को अवेलेबल कराया गया और द मेडिसिन्स विच आर कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स ऑफ देयर ब्रांडेड वर्जन्स। ठीक है, ये मेडिसिन्स को अवेलेबल कराया गया। इससे हमारे इंडिया में अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। नाउ ये जेनरिक मेडिसिन्स को ये जन औषधि स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल कराने की वजह से इट हैज़ इनहेंस द एक्सेस ऑफ द पीपल टू कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया में काफ़ी हेल्प हुई है इस चीज़ से। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। जब जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स न्यूज़ में होते हैं, कंपल्सरी लाइसेंस का इशू उसके साथ हमेशा उभरता रहता है। तो आज हम बात करेंगे कंपल्सरी लाइसेंस। आप पहले तो ये समझिए कि कंपल्सरी लाइसेंस क्या है। आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास उसका पेटेंट होता है। ठीक है, अब उसके पास पेटेंट है, तो इस वजह से वही ड्रग मैन्युफैक्चरर या वही फार्मास्यूटिकल कंपनी उस ड्रग को बनाने के लिए उसके पास लीगल राइट है। और कोई बंदा या और कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर या और कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी उस ड्रग को नहीं बना सकती जब तक ना वो पेटेंट होल्डर कंपनी उनको परमिशन दे। ठीक है, अब इन केस ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस, इस केस में क्या किया जाता है, जो एक्चुअल पेटेंट होल्डर होता है उसको बिना बताए, उसके बिना कंसेंट के जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो लोकल गवर्नमेंट एक लाइसेंस देती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को कि तुम ये ड्रग बनाओ, पेटेंट होल्डर की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, किन कंडीशंस में होता है, वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आप ये देखिए क्या होता है इसमें। पेटेंट को सस्पेंड किया जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर। जो पेटेंट होल्डर होगा पर्टिकुलर ड्रग ए का, उस ड्रग ए के पेटेंट होल्डर के कंसेंट के बगैर उसका पेटेंट सस्पेंड किया जाएगा। और उसके बाद जब सस्पेंड हुआ तो एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को परमिशन दी जाएगी टू मेक अवेलेबल द मेडिसिन फॉर विच द पेटेंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। और ये मेडिसिन को अवेलेबल किया जाता है मार्केट में बाय दिस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस लेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ठीक है, अब ये कंपल्सरी लाइसेंस का इशू जो है, इट वाज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एट दोहा समिट इन 2001। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 84 और सेक्शन 92 के अंदर
there have been given the conditions for issuing these compulsory license. किन किन conditions में ये compulsory license दी जाएंगी after suspending the patent without the consent of the patent holder. अब वो क्या conditions है under the Indian Patent Act 1970 वो हम देखते हैं. अगर हम बात करें conditions under section 84 of Indian Patent Act 1970, पहली कंडीशन क्या है जिस वजह से कंपल्सरी लाइसेंस इशू किया जाएगा और पेटेंट होल्डर का पेटेंट सस्पेंड किया जाएगा बिना उसके कंसेंट के, और बिना उसके कंसेंट के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाएगा कि आप ये मेडिसिन बनाओ. क्यों ऐसा होगा, क्या ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए? सेक्शन 84 बताता है The reasonable requirements of the public with respect to the patented invention or patented drug have not been satisfied. अब जिस चीज़ के लिए, जिस कमर्शियल यूज़ और कमर्शियल वैल्यू के लिए ये ड्रग का पेटेंट दिया गया था किसी कंपनी को, वो एक्चुअली में अचीव ही नहीं हुआ. इस केस में सेक्शन 84 is advocating that the compulsory license should be issued. सेकेंड रीज़न ये है कि अगर अनरीजनेबल प्राइजेस होंगे ऐसे पेटेंटेड ड्रग के, तो उस केस में भी अंडर सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 it is advocating that compulsory license should be issued. And in case the patented drug or the patented invention is not able to meet the demands of the public, in that case it is to be suspended and compulsory license has to be issued under section 84 of Indian Patent Act 1970. Now section 92 हमारे Indian Patent Act 1970 का क्या बोलता है कि in case of national health emergency compulsory license should be issued, or on request of some other country the compulsory license has to be issued. So these are the 2 points and conditions which are being advocated by section 92 of Indian Patent Act 1970. तो आपको ये बात समझ आ गई होगी. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आपको ये बात पता होनी चाहिए ये जो डेटा एक्सक्लूसिविटी क्लॉज है ये क्या है. आपको मैंने पहले बताया था कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या ब्रांडेड ड्रग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स की इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को सौंपती है टू गेट लाइसेंस. ठीक है, क्योंकि वो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ एक्चुअली एडवोकेटिंग एंड प्रूविंग द सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ देयर मेडिसिन और ऑफ देयर ड्रग. उस ड्रग के लिए उनको जो लाइसेंस मिलता है वो उसी क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पे मिलता है. अब ये क्लिनिकल ट्रायल का जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ बीइंग सबमिटेड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी. ठीक है. Now this data exclusivity is the protection of the clinical test data submitted to a regulatory authority. अब regulatory authority के पास जो ये clinical trials का data होता है उस data को protect करने के लिए this clause is the data exclusivity clause. अब ये developed countries जो होती है their demand for protecting exclusive data has been there, और इसी को डेटा एक्सक्लूसिविटी बोलते हैं. यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है ना वो बोलते हैं कि जो हम ये रेगुलेटरी एजेंसीज़ के पास अपने क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा रखते हैं दैट शुड बी प्रोटेक्टेड. वो डेटा को वो रेगुलेटरी एजेंसीज़ किसी और ड्रग मैन्युफैक्चरर के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये ट्रेंड है कि वो जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को यही डेटा के बेसिस पे जो किसी ब्रांडेड ड्रग मैन्युफैक्चरर ने डेटा सबमिट किया होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा सबमिट किया होता है, उसी डेटा के बेसिस पे ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसी डेटा के बेसिस पे उनको वो लाइसेंस मिलता है. और डेटा एक्सक्लूसिविटी एडवोकेट करता है इस बात को कि जो ये डेटा डेवलप्ड कंट्रीज़ सबमिट करती है रेगुलेटरी एजेंसीज़ को वो डेटा प्रोटेक्ट होना चाहिए और वो डेटा किसी भी जेनरिक मैन्युफैक्चरर के साथ शेयर नहीं करा जाना चाहिए.
This is actually advocated all the time by developed countries to the regulatory agencies. बट डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये होता है कि वो डेटा के बेसिस पे जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस दिया जाता है. ठीक है, ओके, ऑल राइट. सो इससे ये होता है कि जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, इसी वजह से डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में एक टसल रहती है, हमेशा टसल रहती है. वो बोलते हैं कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, और लाइसेंस पाने के लिए जब हम आपकी रेगुलेटरी एजेंसीज़ को ये क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा देते हैं, वो इसका गलत फ़ायदा उठा के जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे हैं, और इस वजह से हमारा नुकसान हो रहा है. बट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अगर हम बात करें कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ द हेल्थ सर्विसेज and the medicines should be provided to them at an affordable cost. और मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हमारे इंडिया के हैं, हमारी सोसाइटीज़ के हैं, उनको ये मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलने चाहिए. अब इस लार्जर एम को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट इज़ वेरी मच डिटरमाइंड, और इस वजह से गवर्नमेंट हमारी ये लाइसेंस देती है जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को कि आप लोग उनका क्लिनिकल ट्रायल डेटा यूज़ करके एमरजेंसी मेडिसिन्स को बनाओ, ताकि हमारी जो गरीब जनता है उनको उसका फ़ायदा मिले. ठीक है, बट हमेशा आपको पता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ इसके बहुत ख़िलाफ़ है, और इस वजह से डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस बात की टसल रहती है. वो बोलते हैं कि हम रिसर्च करते हैं और तुम लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हो, क्योंकि हमने रिसर्च पे काफ़ी पैसे खर्च कर रखे होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ ने. ठीक है ना. बट ये जो डेटा एक्सक्लूसिविटी की बात अगर हम करें, ये ट्रिप्स के अंडर नहीं आता, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की डिमांड है, और ट्रिप्स जो है दैट इज़ एक्चुअली नॉट टॉकिंग अबाउट दिस डेटा एक्सक्लूसिविटी. अगर हम बात करें अब डेटा एक्सक्लूसिविटी की, देयर इज़ नो डेटा एक्सक्लूसिविटी राइट नाउ. अभी के लिए ये डेटा एक्सक्लूसिविटी एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलपिंग नेशंस को एग्जेम्प्ट किया है टिल 2030. और इस वजह से जब डेटा एक्सक्लूसिविटी प्रेजेंट नहीं है, द जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैरिंग आउट क्लिनिकल ट्रायल्स. क्योंकि जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स अगर क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे तो उनके मेडिसिन भी फिर कॉस्टली होंगे. तो उनके कॉस्ट को और डेवलपिंग नेशंस के जो ये डिजीज़ बर्डन है उसको अरेस्ट करने के लिए, कम करने के लिए, द developing nations have been exempted for carrying out these clinical trials. That is why they are allowed to use the clinical trials submitted by the branded drug manufacturers. और उसी clinical trial के basis पे उनको लाइसेंस मिलता है to make that generic drug. और वो clinical trial का submission होना is very important, because that is advocating and making sure that the medicine is safe and is very much efficient. ठीक है ना. और इसी वजह से जो पेटेंट होल्डर की इंफॉर्मेशन क्लिनिकल ट्रायल्स की यूज़ की जाती है जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एग्जेम्प्ट किया है डेवलपिंग नेशंस को टिल 2030. बट यही बात जो है ये नहीं पचती है किनको, डेवलप्ड नेशंस को. वो बोलते हैं भाई हम इतना सारा रिसर्च कर रहे हैं, इतना टाइम और मनी और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, मतलब वेस्ट तो नहीं कर रहे, स्पेंड कर रहे हैं. अब देयर हैज़ टू बी सम मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर दैट. बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इट हैज़ एडवोकेटेड दैट ऑल ऑफ द डेवलपिंग नेशंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस डेटा एक्सक्लूसिविटी टिल 2030. अब यूजुअली क्या होता है ना कि अगर डेटा एक्सक्लूसिविटी को अडॉप्ट किया जाएगा, जो कि अभी आपको पता है डेवलप्ड नेशंस तो एग्जेम्प्टेड है, बट अगर डेटा एक्सक्लूसिविटी को अडॉप्ट किया जाएगा उसके बाद ये क्लिनिकल ट्रायल्स का इंफॉर्मेशन जो है दैट वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर द जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स. ठीक है. और इस वजह से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होल्डर होगा, यानी कि जो एक्चुअली ब्रांडेड ड्रग मैन्युफैक्चरर होगा जिसके नाम का पेटेंट होगा, वो इन्वोक करेगा एक्सक्लूसिविटी क्लॉज, यानी कि डेटा एक्सक्लूसिविटी क्लॉज. जब उसने ये क्लॉज इन्वोक किया उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी,
तो इसके बाद आने वाले 5 साल तक वो रेगुलेटरी एजेंसीज़ को उन जेनरिक ड्रग्स के मैन्युफैक्चरर्स को वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ये इन केस जब डेटा एक्सक्लूसिविटी को अडॉप्ट किया जाएगा, बट ऐसा अभी तक अडॉप्ट नहीं हुआ है ये। जैसे मैंने आपको बोला, डेटा एक्सक्लूसिविटी क्लॉज को इन्वोक करने के बाद ये डेटा अवेलेबल नहीं रहता है फॉर जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स फॉर नेक्स्ट अपकमिंग 5 ईयर्स। बट इस चीज़ को हमारे डोमेस्टिक फार्मेसी की जो इंडस्ट्री है दैट इज़ अपोजिंग। क्यों अपोज कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि पहले ही अगर जो पेटेंट किसी कंपनी को मिलता है फॉर ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर एग्जांपल अगर किसी एक मेडिसिन का पेटेंट मिला एक कंपनी को फॉर 5 ईयर्स, अब क्या वो करेंगे, 5 साल का पेटेंट मिलने के बाद वो 5वें साल पे डेटा एक्सक्लूसिविटी क्लॉज को इन्वोक करेंगे। अब 5वें साल पे जब उन्होंने वो क्लॉज को इन्वोक किया तो उनको डेटा एक्सक्लूसिविटी के अंडर और 5 साल मिलेंगे। अब द डेटा विल बी हिडन अगेन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। इस वजह से ये ड्यूरेशन जो इस पेटेंट की है वो बढ़ जाएगी। आपको समझ आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री फार्मेसी इंडस्ट्री जो है दैट इज़ अपोजिंग सच मूव। कौन सा मूव? कि जब डेटा एक्सक्लूसिविटी को अडॉप्ट किया जाएगा तो 5 साल तक ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहेगी। वो बोलते हैं कि ये जो पेटेंट होल्डर होता है ना, वो ये डेटा एक्सक्लूसिविटी क्लॉज को इन्वोक कर सकता है बाय द लास्ट ईयर ऑफ दैट पेटेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर पेटेंट होल्डर ने इन्वोक किया डेटा एक्सक्लूसिविटी इन द फाइनल ईयर ऑफ द पेटेंट, तो उस वजह से अब ये क्लिनिकल ट्रायल्स का इन्फॉर्मेशन अगले आने वाले 5 साल तक फिर से अवेलेबल नहीं रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पेटेंट के एक्सपायरी के बाद भी वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इस वजह से ये ड्रग पे उस कंपनी की मोनोपोली बनेगी इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पेटेंट। इसी ऑपोजिशन के बेसिस पे 2007 में एक कमिटी इस्टेब्लिश की गई जिसका नाम था एस रेड्डी कमिटी। एस रेड्डी कमिटी 2007 में बनी और इस कमिटी ने रूल आउट किया डेटा एक्सक्लूसिविटी को फॉर फार्मास्यूटिकल्स। बट इसने रिकमेंड किया कि एग्रोकेमिकल्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स जो है उनके लिए ये डेटा एक्सक्लूसिविटी इन्वोक होना चाहिए, बट रेस्ट फार्मास्यूटिकल्स के लिए नहीं। और उसी बेसिस पे 2008 में पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल आया जिसने इंट्रोड्यूस किया एक प्रोविजन ऑफ डेटा एक्सक्लूसिविटी फॉर एग्रोकेमिकल्स फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो उसमें दिस डेटा एक्सक्लूसिविटी फॉर एग्रोकेमिकल्स की बात हुई एंड इट वाज रिकमेंडेड बाय एस रेड्डी कमिटी। चलो ये तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया अब इस बात पे। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको पता होगा कि ट्रिप्स एक्चुअली एडमिनिस्टर किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ट्रिप्स जो है इट इज़ एक्चुअली सेटिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर एनी फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नाउ ये ट्रिप्स प्लस सिग्निफाई करता है कि देयर इज़ a need to go beyond the minimum standards that are being set by trade related aspects of intellectual property rights और TRIPS। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ बात कर रहे हैं कि ट्रिप्स ने जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए हैं उन स्टैंडर्ड्स से आगे बढ़ने की बात की जाती है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा इस ट्रिप्स प्लस में। ये कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, बट न्यूज़ में हमेशा रहता है ट्रिप्स के साथ साथ ट्रिप्स प्लस भी। आपको पता होना चाहिए ट्रिप्स प्लस क्या है। दे वांट एक्चुअली हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नॉर्म्स which of the countries, developed countries actually are advocating for higher level of protection norms. These protection norms are actually not being prescribed by World Trade Organizations but by only developed countries. और एक बात, ये ट्रिप्स प्लस तो बोलते हैं इसको बट इज़ नॉट फॉर्मली रिलेटेड टू ट्रिप्स। ये सब आपने देख लिया। तो and that's how we have completed this intellectual property right as a topic. Intellectual property rights में आपको different intellectual properties को समझना पड़ता है। डेटा एक्सक्लूसिविटी क्या है, कंपल्सरी लाइसेंस क्या है, क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का 84 और 90 क्लॉज कैसे एडवोकेट करता है ड्रग इशूएंस ऑफ दैट कंपल्सरी लाइसेंस।
और जेनरिक ड्रग्स क्यों बनते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स का इन्फॉर्मेशन किन के पास होना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें और इन सारी चीज़ों के रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। आई होप अब अगली बार जब इस चीज़ पे न्यूज़ में कोई बात होगी आप उसको बहुत अच्छे से समझेंगे और ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं हमारे मेंस, आने वाले मेंस 2021 में। तो अब मैं आपको बताता हूँ 8 मई द हिंदू का न्यूज़पेपर आप निकालना। 8 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर, उसमें डेटा प्रोटेक्शन पे या पेटेंट प्रोटेक्शन पे एक आर्टिकल था। उस आर्टिकल का नाम था द फिग लीफ ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन हैज़ टू ड्रॉप। ठीक है, क्या था नाम उस आर्टिकल का? द फिग लीफ ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन हैज़ टू ड्रॉप, 8 मई का द हिंदू। वो आर्टिकल आप पढ़ लेना ताकि आपको और अच्छी चीज़ें समझ आए कि अभी के टाइम पे हमें क्या क्या इश्यूज़ झेलने पड़ते हैं रिलेटेड टू दिस पेटेंट प्रोटेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।